स्टूडेंट्स, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बेसिक टॉपिक जो कि है जड़ की संरचना का। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आखिर जड़ की संरचना कौन कौन से क्षेत्रों से मिलकर के बनी होती है। आप सभी को मैं बता दूं कि आपके पास है पुष्प पादपों की आकारिकी। आकारिकी का मतलब ही होता है कि किसी भी पुष्प पादप में आपको जो बाहर की संरचनाएं दिख रही है, जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके बारे में आपको बताना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है जड़ की संरचना में। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी पादप में जड़ भी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो हम इसकी संरचना को देखेंगे कि आखिर कैसे कैसे इसकी बाह्य संरचना होती है, बाहर की किस प्रकार से आकृति होती है। जब आप जड़ को देखते हो तो आपको उसमें क्या क्या संरचनाएं देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आखिर एक पादप का निर्माण होता कैसे है ना। आप सभी के दिमाग में भी काफी बार ये क्वेश्चन आता होगा कि आप तो एक बीज को बोते हो और उस बीज से कैसे एक पादप का निर्माण हो जाता है। आपने भी अपने खेतों में बीज बोए होंगे, क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस बीज से एक पौधे का निर्माण होता कैसे है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर होता क्या है। देखिए, इस बीज के अंदर उपस्थित होता है भ्रूण। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, एक संरचना उपस्थित होती है जिस संरचना को हम कहते हैं भ्रूण। तो ये जो भ्रूण होता है, हम जब इसकी संरचना को निकाल करके देखेंगे तो भ्रूण में दो भाग उपस्थित होते हैं। एक होता है इसका परांकुर भाग, ऊपर के साइड वाला, और नीचे का जो भाग होता है इसे भाग को हम कहते हैं इसका मूलांकुर भाग। क्लियर। अब ये जो भ्रूण होता है, जब आप बीज को बोते हो तो बीज के अंदर उपस्थित यही भ्रूण जो होगा वो एक नए पादप का निर्माण करता है। आपने बीज को मिट्टी में बोया, ठीक है, आपने मिट्टी ली, मिट्टी में बो दिया, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो ये जो भ्रूण होता है इसका जो मूलांकुर भाग होगा वो यहाँ पर मिट्टी के नीचे जड़ का निर्माण करता है। जड़ का निर्माण यानी कि जड़ को हम किस नाम से जानते हैं, मूल के नाम से जानते हैं, मूल का निर्माण करता है। क्लियर। और अगर हम इसके परांकुर भाग की बात करते हैं भ्रूण की, तो ये किसका निर्माण करता है, इसके तने वाले भाग का, जिसे हम क्या कहते हैं, सूट भाग भी कहते हैं, इस भाग का निर्माण करता है। तब जाकर के इस तने में नई पत्तियां लगेगी, नए फूल लगेंगे, फल लगेंगे और आपको एक पूरे पादप की संरचना देखने के लिए मिलती है। तो यानी कि आपको एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि बीज के अंदर जो भ्रूण उपस्थित है यही जिम्मेदार होता है एक नए पादप के निर्माण के लिए, क्योंकि इस भ्रूण का जो भाग होता है मूलांकुर, वो क्या करेगा, किसी पादप में मूल तंत्र का निर्माण करता है। मूल तंत्र का मतलब होगा रूट सिस्टम का निर्माण करता है। और उसका जो परांकुर भाग होता है वो इसके किसका निर्माण करेगा, परहो भाग का निर्माण करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, परहो तंत्र, या हम इसी को सूट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें तना, पत्ती या इसके अन्य भाग आ जाते हैं। तो ये तो था हमारा बेस। अब यहाँ पर भी पुष्प पादपों की आकारिकी में, आकारिकी का मतलब क्या होता है, आकारिकी का मतलब, आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आकारिकी का मतलब होता है कि किसी भी पादप, जब हम पुष्प पादपों की आकारिकी की बात करें तो आकारिकी का मतलब है कि हम उसके बाह्य भाग की संरचना को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी बाहर की संरचना, बाहर से पादप कैसा है उसे हम देख रहे हैं। माना मैं यहाँ पर जड़ उठा करके देखूंगी तो आखिर जड़ की संरचना कैसे कैसे बनी होगी, बाहर से कैसी दिख रही है, हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और जब हम आंतरिक आकारिकी की बात करते हैं तो हम उसकी आंतरिक संरचना की बात करेंगे कि कैसे जड़ की संरचना होगी या तने की संरचना होगी या किसी पुष्प की आंतरिक संरचना कैसी होती है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आप सभी को मैंने बताया, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जड़ की संरचना को। तो जड़ की संरचना पढ़ने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जड़ में कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं। आपको ये तीनों क्षेत्र के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, पहला हम यहाँ पर क्षेत्र याद करते हैं। ये जो क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। विभज्योतकी क्षेत्र हम इसे कहते हैं, यानी कि हम इसे कहते हैं मेरिस्मेटिक रीजन या जोन। क्लियर। उसके बाद दूसरा आ जाता है कौन सा, दीर्घीकरण, दीर्घीकरण क्षेत्र आता है।
इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एलोंगेशन, एलोंगेशन रीजन या जोन। क्लियर। उसके बाद आ जाता है परिपक्वन, परिपक्वन क्षेत्र। इसे हम कह रहे हैं क्या इंग्लिश में, हम इसे कहते हैं मैच्योरेशन रीजन या जोन। क्लियर। तो किसी भी जड़ की आप संरचना देखोगे तो आपको ये तीनों की तीनों उस संरचना में देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब इसी जोन को अगर मैं आपको जड़ की डायग्राम में दिखाऊंगी तो तब देखिए आपको कितने अच्छे से ये तीनों की तीनों रीजन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं जड़ की संरचना को कि ये किन किन क्षेत्रों से मिलकर के बनी होती। सबसे पहले किसी जड़ की संरचना में देखते हैं तो मिट्टी के नीचे का भाग की हम बात करें तो उसमें एक टोपी नुमा संरचना होती है। कुछ इस तरीके से अगर आप अपनी इस छोटी उंगली को उल्टी करोगे तो इस टोपी नुमा जैसी एक संरचना इस जड़ के सबसे ऊपर उपस्थित होती है। ठीक है, ये जो संरचना होती है इसे हम कहते हैं मूल गोप। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मूल गोप, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। इसके कार्य भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। क्लियर। उसके बाद मूल गोप के बाद यहाँ पर जो संरचना आएगा, यहाँ पर जो क्षेत्र आता है, इस हम क्षेत्र को क्या कहेंगे, ये आता है इसका पहला क्षेत्र जिसे हम कहते हैं विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। अब विभज्योतकी क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। कोशिकाएं कैसी होंगी, सक्रिय होती है। सक्रिय मतलब क्या, सक्रिय मतलब कि इन कोशिकाओं में बहुत ज्यादा विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि ये कोशिकाएं इतनी सक्रिय होती है कि ये जल्दी जल्दी विभाजन की क्रिया करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्लियर। ये इतना क्षेत्र विभज्योतकी क्षेत्र या हम इसको सक्रियता क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाता है कौन सा, उसके बाद आ जाता है दीर्घीकरण क्षेत्र। ये जो क्षेत्र आता है ये कहलाता है आपका दूसरा क्षेत्र जिसमें कि इस जड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। दीर्घीकरण क्षेत्र के नाम से जाने, दीर्घीकरण क्षेत्र के नाम से जानेंगे। और इस क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं होंगी जब वो लगातार विभाजन की क्रिया कर रही है तो वो संख्या में वृद्धि कर रही है और वृद्धि करके इतनी बड़ी कोशिकाओं की यहाँ पर संरचना बन रही है कि ये जो जड़ है इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। जल की जो जड़ यहाँ पर लंबाई में वृद्धि करती है वो नीचे की साइड कर रही है। ठीक है, तो नीचे नीचे क्या हो रहा है, नीचे नीचे नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और पुरानी कोशिकाएं कहाँ आ रही है, इस ऊपर दीर्घीकरण वाले क्षेत्रों में आ रही है। यानी कि इससे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, एक नया यहाँ पर क्या बन रही है, जड़ की लंबाई में इस तरीके से वृद्धि हो रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऊपरी जो भाग होता है, ये जो भाग कहलाता है, ये जो भाग कहलाता है ये होता है इसका तीसरा भाग, यानी कि इसको कहते हैं परिपक्वन क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र यानी कि मैच्योरेशन क्षेत्र। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इसकी क्या पहचान होती है, आप इसमें देखोगे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकली होती है। यहाँ पर क्या होंगी, कुछ तंतुनुमा संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलती है। अब ये जो तंतुनुमा संरचनाएं हैं ये कहलाती है इनकी क्या, ये कहलाएंगी इनकी मूल रोम। क्या कहलाएंगी, मूल रोम कहलाती है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल रोम होती है वो जड़ के किस क्षेत्र में उपस्थित होगी तो आपका आंसर होगा परिपक्वन क्षेत्र में। ठीक है, अब मूल रोम को यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर के नाम से जानते हैं, रूट हेयर के नाम से जानते हैं। इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखो पूरी जड़ कभी भी जल से जल का अवशोषण नहीं करती है, बल्कि जो जड़ में उपस्थित ये जो मूल रोम की मैंने संरचना बनाई है यही क्या करती है, मिट्टी में उपस्थित जल व खनिज लवण का अवशोषण का काम करती है। क्लियर। लवणों के अवशोषण का काम करने का काम क्या किसका है, इस रूट हेयर का होता है। क्या आप सभी को क्लियर हो गया है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस तरीके से एक पूरी जड़ की संरचना
तैयार होती है। आप देख सकते हो सबसे नीचे ये जो मूल गोप की संरचना है, एक अंगुली नुमा जो संरचना आपने देखी, इसका क्या काम है? ये मूल गोप, जैसा कि मैंने कहा कि जो विभजोतकी क्षेत्र होगा, यहाँ पर जो कोशिकाएं होंगी लगातार विभाजन करती है और जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है। अब इसके नीचे क्या है? मिट्टी है ना? तो यहाँ पर अगर जड़ में ये मूल गोप वाला क्षेत्र नहीं होता, तो जड़ जब नीचे की साइड बढ़ती तो उसमें मिट्टी में घर्षण होने के कारण यहाँ पर जड़ के क्षतिग्रस्त होने की चांसेस ज्यादा रहती। जड़ कैसी हो जाती? क्षतिग्रस्त हो जाती। लेकिन ये जो मूल गोप की संरचना होती है, ये जड़ की एक तरीके से सुरक्षा करने का काम करती है। क्या करती है? सुरक्षा का कार्य करती है। जड़ जब नीचे की ओर लंबाई में वृद्धि करेगी तो मिट्टी में इतना घर्षण ना हो कि जड़ में नुकसान हो जाए, इसलिए उसके ऊपर एक टोपे नुमा संरचना लगी होती है जो इस जड़ की रक्षा करने का काम करती है। जिस तरीके से हम कैप को धारण कर लेते हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए भी, ठीक, तो इसी तरीके से जड़ में भी ये कैप लगी होगी जो कि इसको एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य कर रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये होते हैं आपके जड़ के मुख्य क्षेत्र, विभजोतकी क्षेत्र, जहां पर ऐसी कोशिकाएं उपस्थित होती है जिन्हें हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर विभजोतक ऊतकी कोशिकाएं होती है। विभजोतक ऊतकी कोशिकाएं पादप ऊतक में आपने पढ़ा था, ऐसी कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन की अत्यधिक क्षमता होती है, तो वो यहाँ पर विभजोतकी क्षेत्र में होती है। इसलिए हमने इस क्षेत्र का नाम भी विभजोतकी क्षेत्र रखा है, विभजोतक ऊतकी कोशिका होने के कारण। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर लंबाई बढ़ती रहेगी, कोशिकाएं विभाजित होंगी, लंबाई बढ़ रही है, तो ये जो क्षेत्र कहला रहा है, ये जो क्षेत्र कहला रहा है, ये दीर्घीकरण क्षेत्र हो रहा है। यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है। उसके बाद परिपक्व क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर रूट हेयर्स आ गए हैं और वो अपने कार्य को कर रहे हैं, यानी कि जल और खनिज लवण के अवशोषण का काम करते हैं। उसके बाद जब अवशोषित जो भी जल खनिज होगा वो आगे कहाँ, ऊपर इसके ऊपर क्या लगा है? तना लगा होगा, वहां पर पहुंचते। क्लियर हो गई है? तो ये होती है आपकी जो जड़ है उसका एक बेसिक सा, हम कह सकते हैं बाहर या आकार की, जिसमें आपको ये क्षेत्र याद रखने हैं, किनके क्या कार्य है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, जब आप इनकी आंतरिक आकारिकी को पढ़ोगे तो वो अलग होती है, लेकिन बाह्य आकृति को आपको इस तरीके से पढ़ना है। ये आपको दिख रहा है, देखो रूट कैप है, ये नीचे से आप इस डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर विभजोतकी कोशिकाएं हैं, इलोंगेशन यानी कि दीर्घीकरण क्षेत्र है, और ये परिपक्व जो क्षेत्र होता है इसमें आपको रूट हेयर दिखाई दे रहे हैं, जल अवशोषण और भोजन अवशोषण, खनिज लवण अवशोषण, सॉरी खनिज और भोजन जल के अवशोषण के लिए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से इस टॉपिक को ध्यान रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। धन्यवाद।